वेलकम बैक। और आज हम बात करने वाले हैं साइंस के सबसे फेमस इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर पर। ये इक्वेशन सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है ना, बल्कि इसने फिजिक्स को कम्प्लीटली चेंज कर दिया था। क्योंकि इस इक्वेशन को दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में। ठीक है, तो इस इक्वेशन को किसने दिया था? इस इक्वेशन को दिया था एल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन ने कितने में दिया था? 1905 में दिया था। और ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है, लगभग हम सबने इसे पढ़ते समय देखा होगा, थोड़ा बहुत सोचा भी होगा इसके ऊपर बारे में। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का क्या मतलब होता है, इसमें हर सिंबल का क्या मीनिंग है, प्रैक्टिकल यूज क्या है, और इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट इक्वेशन माना जाता है। ठीक है, तो आ जाओ शुरू करते हैं। देखो, हमारा जो इक्वेशन है वो होता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे तो तुम्हें तो लगभग ये बहुत लोगों को पता होगा कि यहाँ पे E जो होता है वो एनर्जी होता है। ठीक है, M जो होता है वो मास होता है। M जो होता है वो मास होता है। और C जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है। C जो होती है स्पीड ऑफ लाइट होती है। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा एक सिग्निफिकेंस है इसमें, मतलब सारे सिंबल्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, और आइंस्टीन ने क्या बोला था इस इक्वेशन के बारे में? देखो, आइंस्टीन ने बोला था ना कि मास और एनर्जी अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आइंस्टीन का मानना ये था कि जैसे हमारे पास मास है और एनर्जी है, तो हम लोग पहले क्या मानते थे ना कि मास एक अलग चीज है। ठीक है, ये कुछ अलग चीज है, एनर्जी कुछ अलग चीज है। बट हुआ क्या, जब आइंस्टीन ने रिसर्च किया तो पता चला कि हम मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझे? मतलब ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है। मतलब एक ही कॉइन के दो मतलब हेड्स और टेल्स कह लो। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में उसको तुम क्या कह सकते हो कि मास स्टोर्ड एनर्जी है। मतलब जितना भी मास किसी बॉडी में स्टोर्ड है वो एक एनर्जी है, इस तरह से। ठीक है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का मास सिर्फ वेट नहीं होता है, उसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होता है। मतलब अगर कोई तुमसे कहे ना कि ये मतलब सिर्फ मतलब 5 kg सिर्फ एक मास है, तो वो मास नहीं है, वो सिर्फ वेट नहीं है जो बोल रहा है 5 kg, उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी स्टोर होती है। तो बेसिकली ये ऊपर ऊपर से तुम समझ सकते हो कि आइंस्टीन ने क्या कहा था और क्यों कहना चाहा था। अच्छा, हमारे दिमाग में सबसे बड़ी बात ये आती है कि यहाँ पे E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है। ठीक है, हमें पता है कि एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन हमें कांस्टेंट में सी स्क्वायर ही क्यों? मतलब यहाँ पे वो चाहते तो सी स्क्वायर की जगह हो सकता था कि कुछ लैम्डा यूज कर देते या कुछ म्यू यूज कर देते, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के यूज कर देते, बट सी स्क्वायर क्यों? देखो, सी यहाँ पे ना स्पीड ऑफ लाइट है जो 3 × 10⁸ होती है। तो सी स्क्वायर ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 9 × 10⁻16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एक बहुत एक्सट्रीम वैल्यू है ना, मतलब 3 × 10⁸ ही बहुत हाई वैल्यू है, तो सी स्क्वायर तो बहुत एक्सट्रीम वैल्यू हो गई। बात को मेरे समझो, अगर तुम किसी क्वांटिटी को सी से भी मल्टीप्लाई कर दो तो बहुत हाई हो जाएगा, और सी स्क्वायर से कर दोगे तो बहुत ही एक्सट्रीमली हाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है ना कि थोड़ा सा मास भी एक मैसिव एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसका सिग्निफिकेंस यही है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि स्मॉल मास ऑफ एनर्जी, स्मॉल मास mass can be converted into massive energy। इसके और भी सारे सिग्निफिकेंस है। ठीक है, वो मैं कभी बाद में बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, तो मतलब देखो, आइंस्टीन ने क्या कहा था कि एनर्जी मास में और मास एनर्जी में चेंज हो सकती है। लेकिन अब सवाल ये कि सी स्क्वायर को ही कांस्टेंट क्यों माना गया? लैम्डा म्यू के एबीसीडी क्यों नहीं माना गया? देखो, अगर तुम किसी भी क्वांटिटी को सी से ही मल्टीप्लाई कर दो तो बहुत ही हाई वैल्यू मिलेगी तुमको, लेकिन सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बहुत एक्सट्रीम वैल्यू मिलेगी। तो आइंस्टीन ये कहते थे कि अगर बहुत छोटा मास भी है ना, बहुत छोटा मास भी है जिसको तुम मतलब कुछ नहीं मानते हो, नेग्लिजिबल मानते हो, उसको भी एक मैसिव एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसीलिए वहां पे वो सी स्क्वायर उन्होंने दिया था, वो एक सिग्निफिकेंस है। उसका और भी कई सारे सिग्निफिकेंस है। जब तुम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जब तुम थोड़ा सा मतलब वैल्यू पुट अप करके देखोगे, जब तुम यूनिट्स देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, वो वर्ल्ड में हो रहे सारे एनर्जीज के लिए वो है वो, या वहां पे ई तुम काइनेटिक एनर्जी भी ले सकते हो, पोटेंशियल भी ले सकते हो। ठीक है, ग्रेविटेशनल भी ले सकते हो। ठीक है, प्लाज्मा एनर्जी भी ले सकते हो, बहुत सारी एनर्जीज को तुम ले सकते हो। ठीक है,
अब इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अब चीजें तो हमें एग्जाम्पल से ही समझ में आती हैं, अब इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल लेने से पहले ना मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं कि प्रैक्टिकलिटी पे थोड़ा मतलब क्वेश्चन को समझा करो। देखो मान लो कि तुम्हारे पास 1 ग्राम का कोई मैटर है, मान लो कि तुम्हारे पास एक ये सब्सटेंस है, एक ये सब्सटेंस है और ये इसका वेट जो है ना कुछ 1 ग्राम है, ठीक है। तो इसको तुम फुली एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। क्यों क्यों कर सकते हैं इसको? तुम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो ना, इसको तुम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। क्यों कन्वर्ट कर सकते हो और कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? क्यों? क्योंकि आइंस्टीन ने यही तो कहा था कि एनर्जी मास में, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उन्होंने यही तो कहा था ना। तो अगर 1 ग्राम भी अगर बहुत एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो बहुत मैसिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत मैसिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देख लो यहाँ पे E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब यहाँ पे तुम मास को पुट कर दो 1, अब इसको तुम SI यूनिट में ले लो, ठीक है। 1 ग्राम है ना, इसको तुम ठीक है इसको सीजीएस यूनिट में रख लो, यहाँ पे तुम स्पीड ऑफ लाइट को सीजीएस यूनिट में रख लेना, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट को तुम सीजीएस यूनिट में रख लेना, ठीक है। ऑल्दो तुम समझे, अगर तुम यहाँ पर अगर तुम इस मास को यहाँ पे पुटअप कर दो, अगर तुम मेन आइडिया समझो, कोर समझो, देखो अगर तुम इस मास को यहाँ पे पुटअप कर दो 1 ग्राम को यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा वैल्यूज वगैरह में चेंज करके, तो जो एनर्जी मिलेगी ना तुम्हें 10 टू दी पावर समथिंग में मिलेगी, जो बहुत मैसिव एनर्जी है, ठीक है। तो वही आइंस्टीन ने कहा था ना, आइंस्टीन ने यही तो कहा था कि एक स्मॉल मास को भी जब तुम कन्वर्ट करोगे ना तो एक मैसिव एनर्जी प्रोड्यूस होगा। वही तो उन्होंने कहा था। अब देखो इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ, इसका मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल तुम्हें देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि चीजें ना थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी में रखोगे तो ज्यादा समझ में आता है। मान लो कि तुम्हारे पास एक पेपर क्लिप है, मान लो तुम्हारे पास एक पेपर क्लिप है और उसका मास, सपोज करो कि उसका मास जो है तुम्हारा 1 ग्राम है। तो 1 ग्राम है तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 0.001 किलोग्राम्स, ऐसे लिख सकते हो। अगर इस पूरे मास को अगर पूरे एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो कैसे निकालोगे? इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो 0.001 मल्टीप्लाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट है तुम्हारा 3 × 10⁻8², ठीक है। अब देखो ये इतनी बड़ी एनर्जी है भाई, ये इतनी बड़ी एनर्जी है, इतनी ह्यूज जूल की ये एनर्जी है कि लगभग इससे ना तुम एक सिटी के एरिया को पावर दे सकते हो टेम्पररी। ये इतनी बड़ी एनर्जी है कि तुम इसको ना सिटी को लाइट अप करने में यूज कर सकते हो। इतनी बड़ी एनर्जी है कि इसको तुम सिटी को लाइट अप करने में यूज कर सकते हो, ठीक है, टेम्पररी बेसिस पे, यानी कि परमानेंट ही हो जाएगा, ठीक है। इसे तुम हैवी मशीन यूज कर सकते हो, हैवी मशीन्स, हैवी मशीन्स के लिए तुम इसको यूज कर सकते हो। इंडस्ट्रियल स्केल का वर्क हो जाएगा इससे, इंडस्ट्रियल स्केल वर्क भी हो सकता है इससे, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी एनर्जी है, ठीक है। इसीलिए ना न्यूक्लियर रिएक्शन इतने पावरफुल होते हैं। जो तुम कभी देखोगे, जैसा कि तुम आजकल देख भी रहे हो ईरान और अमेरिका का, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट जियो पॉलिटिक्स, बट हाँ मैं तुम्हें बताने के लिए समझा सकता हूँ कि देखो आइंस्टीन ने तो सिर्फ यही कहा था कि बहुत छोटा कोई मास भी है ना तो उसको तुम एक मैसिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जब 1 ग्राम ये काम कर सकता है, जो कि मतलब बहुत कुछ नहीं है यार 1 ग्राम, ठीक है, 0.001 kg, मतलब अगर तुम उसको उठाओगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, ठीक है, तुम्हें पता नहीं चलेगा, और इतनी बड़ी मैसिव एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो पता है फिर तो तुम्हें पता ही होगा कि न्यूक्लियर एनर्जी में फिर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, ठीक है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स इतने पावरफुल क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि वो लगभग लगभग ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि तुम पूरे के पूरे मास को ही पूरी एनर्जी में कन्वर्ट कर दो। थोड़ा सा लॉसेस तो जरूर होता है एनवायरमेंट में, लेकिन तब भी बहुत ज्यादा एनर्जी, मैसिव एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल एक रियल लाइफ एग्जांपल है, तुम समझ सकते हो। अब इसको देख लो तुम, रिएक्शन विथ न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है, रिएक्शन विथ न्यूक्लियर फिजिक्स, रिएक्शन विथ न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर, ठीक है, रिएक्शन विथ न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। देखो अब एक पहली बात समझो कि जो हम लोग केमिकल रिएक्शन है, जो एक केमिकल रिएक्शन है, जैसे सपोज करो कि एक केमिकल रिएक्शन है तुम्हारे पास और एक तुम्हारे पास होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, ये दो अलग अलग चीज है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जैसे पेट्रोल जलता है, बैटरी काम करती है, कंबशन होता है, यहाँ एटम्स और इलेक्ट्रॉन रीअरेंज होते हैं ना, ठीक है। जैसे मतलब सपोज करो केमिकल रिएक्शन का मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि पेट्रोल जल रहा है, बैटरी काम कर रही है। बैटरी क्यों काम कर रही है? क्योंकि पेट्रोल जल रहा है, कंबशन हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो रीअरेंज होते हैं। तो एनर्जी मिलती तो है पर बहुत लिमिटेड मिलती है। यहाँ पे एनर्जी मिलती है, यस, यहाँ पे भी तुम्हें गेन ऑफ एनर्जी होता है, यहाँ पे भी तुम्हें गेन ऑफ एनर्जी होता है, बट वेरी लिमिटेड, वेरी लिमिटेड, बहुत ही कम, मतलब तुम बहुत ही लिमिट में तुम उसको यूज कर सकते हो। न्यूक्लियर रिएक्शन में जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ पे एटम के न्यूक्लियस में चेंजेस होते हैं, यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं, चेंजेस आर डन इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर में ना चेंजेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि मतलब यहाँ पे एटम रीअरेंज होते हैं, यहाँ पर एटम रीअरेंज होते हैं, एटम रीअरेंज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, और न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है कि जो एटम है ना, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर में चेंजेस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें पता ही होगा, मतलब बहुत लोगों को एक चीज तो पता होती है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, ये बेसिकली तुम्हारे दो पार्ट्स के मतलब दो टाइप के होते हैं। एक होता है फ्यूजन, ठीक है, और एक होता है फ्यूजन। हम सबने इसको पढ़ा होगा 12th क्लास में, ठीक है। फिजन क्या होता है, इसमें हैवी एटम टूट जाता है, इसमें हैवी एटम का ब्रेक होता है, हैवी एटम ब्रेक, ठीक है। और फ्यूजन में क्या होता है, लाइट एटम्स जुड़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, इसमें लाइट एटम्स ज्वाइन टुगेदर या मेक बॉन्ड टुगेदर, ज्वाइन टुगेदर, ठीक है। ऑल्दो आई नो मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी वियर्ड है, बट मैनेज इट, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन हमें पता ही है, दो तरह के होते हैं, फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है, हैवी एटम्स ब्रेक होते हैं तो फ्यूजन होगा, और लाइट एटम्स ज्वाइन करेंगे तो फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा मास लॉस होता है, बस थोड़ा सा ही मास लॉस होता है। अब ये जो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना, तो ये इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर की वजह से ही होता है, ठीक है। अब यहाँ जो तुम मास, अब यहाँ जो भी मास तुम्हारा एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ जो भी मास तुम्हारा एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना, वो इसी इक्वेशन की वजह से हो रहा है, वो इसी इक्वेशन की वजह से हो रहा है, इसीलिए ये इक्वेशन इतनी पावरफुल है, ये इतनी पावरफुल है। अब जैसे तुम एक एग्जांपल लेके फिर समझ सकते हो, एक एग्जांपल ले लो यहाँ पे। जैसे इस बार एग्जांपल में मैं तुम्हें बोलूंगा लेने को न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट का, ये भी बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। अच्छा, न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या यूज होता है, कोई तुम लोगों को तो पता ही होगा ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज होता है, यूरेनियम, यहाँ पे यूरेनियम यूज होता है। तो जब यूरेनियम न्यूक्लियस के अंदर स्प्लिट होता है ना, ठीक है, जब यही यूरेनियम जो होता है वो स्प्लिट होता है न्यूक्लियस के अंदर में, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, सबसे पहला हीट जनरेट होता है, हीट जनरेट हो जाता है, ठीक है। स्टीम बनता है, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, ठीक है, स्टीम बनता है तुम्हारा। टरबाइन रोटेट होता है, तुम ये भी कह सकते हो कि टरबाइन रोटेट होता है, टरबाइन रोटेट होता है, ठीक है। जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, ठीक है, जनरेटर, जनरेटर मेक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज होती है जब यूरेनियम स्प्लिट हो रहा होता है। तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना, फिजिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंट्रोल सिस्टम, सेफ्टी, एनर्जी, सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और ये एक क्वेश्चन पूरा इंडस्ट्री कनेक्टेड करता है, ठीक है। तो अगर तुम बात करोगे ना इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर कहाँ यूज होता है, तो ये फिजिक्स में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंट्रोल सिस्टम, सेफ्टी इंजीनियरिंग, ये सब में इन्वॉल्व होता है। एक और एग्जांपल से इसको तुम समझ सकते हो, ठीक है। मतलब समझना है कि ये मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल है, एक और एग्जांपल तुम ले सकते हो, ठीक है। जैसे इस बार एग्जांपल अपन लोग ले लेंगे सन का एनर्जी, सन एनर्जी, या यूं कह लो सोलर एनर्जी, ठीक है। हमारा सन हमें रोज एनर्जी देता है, ये हम सबको पता है, ठीक है। सन के अंदर क्या होता है, देखो ये जो सन है ना, इसके अंदर होता है फ्यूजन रिएक्शन, इसके अंदर होता है फ्यूजन रिएक्शन, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि सन के अंदर में ना एक फ्यूजन रिएक्शन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन एम्बाइन एटम जो होते हैं वो कंबाइन करके ना हीलियम एटम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, ओ गॉड, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, यहाँ पे ना हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम जो है वो कंबाइन करके, ठीक है, कंबाइन होते हैं,
वो कंबाइन होते हैं और हीलियम एटम बनाते हैं, हीलियम एटम। ठीक है, तो सन में एक तरह की फ्यूजन एनर्जी होती है जहाँ पे हाइड्रोजन एटम कंबाइन करते हैं, हीलियम एटम का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मास मिसिंग होता है और वही मास एनर्जी बन जाता है। यहीं पे ना थोड़ा सा मास का लॉस होता है, यहीं पे ना मास का लॉस होता है, और यही जो मास जिसका लॉस हुआ है ना, यही आगे चल के तुम्हारी एनर्जी बन जाता है। ठीक है, यही आगे जाकर के एनर्जी बन जाता है। तो इसीलिए जब तुम्हें सनलाइट मिलती है ना, तो तुम्हें हीट मिलता है और लाइफ पॉसिबल होती है। तो यहाँ पे भी इनडायरेक्टली इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का यूज हो रहा है। अच्छा, वो सारी बातें तो ठीक है, बट इंजीनियरिंग में इसका क्या रोल है? इंजीनियरिंग में इसका क्या रोल है भैया? हमें, हम तो इंजीनियर हैं, हमें क्या मतलब इससे, मतलब ये तो जो रिसर्च वगैरह कर रहे हैं उनके लिए। तो देखो, इंजन एनर्जी सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए क्यों जरूरी है? देखो, पहली बात, एनर्जी, एनर्जी सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए, एनर्जी सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, दूसरा, हाई एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी के लिए। अगर तुम कभी हाई एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी पे काम करो ना, तो इसके लिए काम करेगा। ठीक है, प्रिसीजन थिंकिंग कह सकते हो तुम, कि सर PRECI ऐसा ही हुआ, तो यही स्पेलिंग है ना, प्रिसीजन थिंकिंग के लिए काम आ जाता है ये। डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग, इट्स वियर्ड, आई नो। तो मिसकंसेप्शन, अब देखो हमें पता चल गया इंजीनियरिंग में क्या रोल है, इसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ है, हम लोग कहाँ कहाँ इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज अब थोड़ा सा इस पे भी मतलब बात करते हैं, मिसकंसेप्शंस क्या होते हैं इसके बारे में। मिसकंसेप्शंस, मिसकंसेप्शंस क्या क्या होते हैं, देखो, पहला मिथ, मिथ नंबर वन, ठीक है, दो तीन है, ठीक, मैं तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगा। मिथ नंबर वन, हर मास ऑटोमेटिकली एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है, उसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस चाहिए, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मतलब कभी भी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी एनर्जी में। ठीक है, मतलब होता क्या है, मास कन्वर्ट टू एनर्जी, कन्वर्ट टू एनर्जी ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली, ये सबसे बड़ा मिथ है। ऐसा नहीं होता है, उसके लिए कुछ ना कुछ रिएक्शंस की हमें जरूरत पड़ती है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन ही मान लो, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन ही मान लो। अब सपोज करो M2, मतलब मिथ नंबर टू, क्या ये सिर्फ बॉम्ब के लिए है? मतलब क्या हम लोग E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर सिर्फ बॉम्ब के लिए ही यूज कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, इसका यूज होता है तुम्हारा न्यूक्लियर मेडिसिन में, न्यूक्लियर मेडिसिन में। ठीक है, इसका यूज होता है तुम्हारा पावर जनरेशन में। ठीक है, इसका यूज पावर जनरेशन में होता है। इसका काम एस्ट्रोफिजिक्स में भी होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, एस्ट्रोफिजिक्स। स्पेस साइंस में यूज होता है, स्पेस साइंस में यूज होता है। तो ये सारे इसके यूजेस हैं। तो अच्छा, अब तीसरा मिथ ये कि ये बहुत ही आउटडेटेड फॉर्मूला है। तो देखो यार, कोई भी फॉर्मूला कभी आउटडेटेड होता नहीं है। प्लस E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये जो इक्वेशन देखो, ये मैं फिर से लिख रहा हूँ, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ना मतलब बेस है। मतलब जो भी आज के डेट में तुम कोई काम करोगे एनर्जी से रिलेटेड, ये इसको बेस मानते हैं। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बेस है। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। एक, तुम बहुत छोटे मास को भी बहुत ही ह्यूज एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। वेल, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और तुम्हें अगर थोड़ा सा मैथ्स के बारे में भी इंटरेस्ट है, तो मैथ्स के बारे में पढ़ना चाहते हो, तो देखो ये मेरा मैथ्स का चैनल है, जहाँ मैं तुम्हें खुद बताता हूँ कि मैथ्स को तुम कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। 600+ इस पर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 1K करा दोगे तो बहुत थैंक्स रहूंगा मैं इसके लिए। तो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।